नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को राहत, दिल्ली हाई कोर्ट ने दी 6 महीने की अंतरिम जमानत। परिवार और छात्रों ने जताई खुशी। इशरत जहां मामले पर संसद के दोनों सदनों में अवरोध, बीजेपी ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर चर्चा की मांग। खुलासे के समय और मंशा पर कांग्रेस ने खड़े किए सवाल। राहुल गांधी ने सरकार की काले धन की नीति को बताया फेयर एंड लवली स्कीम। बीजेपी का सदन को गुमराह करने का आरोप। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान उठे कई अहम मुद्दे। असम में बीजेपी और एजीपी के बीच चुनावी गठबंधन। प्रफुल्ल महंत की अमित शाह और राम माधव से मुलाकात, भारी जीत का जताया भरोसा। ईपीएफ पर टैक्स के प्रस्ताव को वापस लेने का वित्त मंत्री ने दिया संकेत, कहा संसद में देंगे विस्तार से जवाब। राज्यसभा टीवी के कार्यक्रम स्पॉटलाइट में वित्त मंत्री का बयान। और पहली खबर में आज बात होगी संसद में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुए जवाब पर और उस पर चर्चा की, और साथ ही साथ बात होगी आज कन्हैया की जमानत की। लेकिन शुरुआत संसद से। संसद के दोनों ही सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। लोकसभा में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने महंगाई, जेएनयू और रोहित वेमुला मामले पर सरकार की तीखी आलोचना की। उन्होंने सरकार पर गरीबी और अल्पसंख्यकों की आवाज दबाने का आरोप लगाया। इस मामले में प्रधानमंत्री की चुप्पी पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। वहीं सरकार ने राहुल गांधी पर गुमराह करने का आरोप लगाया। राज्यसभा में बुधवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। सरकार की ओर से जेपी नड्डा ने इसका प्रस्ताव करते हुए सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना, अटल पेंशन योजना। मैं ये कहूंगा, इट इज नॉट ओनली अ फाइनेंशियल इंक्लूजन, इट इज नॉट ओनली अ फाइनेंशियल इवोल्यूशन, इट इज अ फाइनेंशियल रिवोल्यूशन व्हिच हैज टेकन प्लेस इन दिस कंट्री। राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने विदेश नीति और किसानों समेत कई मुद्दों को उठाया। 2022 तक किसानों की इनकम डबल करने का वादा किया गया है। इस सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि कंपनसेशन का क्या होगा, डेट वेवर का क्या होगा और मिनिमम सपोर्ट प्राइस का क्या होगा। बुधवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए राहुल गांधी ने एनडीए सरकार की नीतियों की तीखी आलोचना की। राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया को लेकर प्रधानमंत्री से पूछा कि इससे कितने लोगों को रोजगार मिला है। राहुल गांधी ने प्रोफेसरों, छात्रों और पत्रकारों पर हमले पर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाया। आप जेएनयू और रोहित वेमुला के पीछे क्यों पड़े हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि वो गरीब है, क्योंकि वो कमजोर है, क्योंकि वो दलित है, क्योंकि वो आदिवासी है। और आप चाहते हो कि हिंदुस्तान में गरीब वर्ग, आदिवासी वर्ग आगे ना बढ़े, पीछे का पीछे रहे, और हम ये नहीं होने देंगे। समाजवादी पार्टी की ओर से चर्चा में हिस्सा लेते हुए मुलायम सिंह यादव ने कहा कि देश से जुड़े मुद्दों पर सरकार को सबको साथ लेकर चलना चाहिए। अब सोचना चाहिए आप कहां हैं, थे कहां जा रहे हैं। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं कि देश की एकता में चाहता हूं। आपसी दलों में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जहां तक देश का सवाल है, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमेशा पूरा सदन, पूरा देश एक हुआ है। दूसरे दलों के नेताओं ने भी दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा में हिस्सा लिया। विशाल दहिया के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। लोकसभा में चर्चा में हिस्सा लेते हुए राहुल गांधी ने काले धन के खुलासे को लेकर सरकार की योजना को फेयर एंड लवली करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पहले काला धन वापस लाने का वादा किया था और अब सरकार काले धन को सफेद बनाने को लेकर स्कीम लेकर आई है। मोदी जी की फेयर एंड लवली योजना आई है
काले पैसे को आप गोरा कर सकते हो। इस योजना में हिंदुस्तान का कोई भी चोर अपने काले धन को सफेद कर सकता है, कहीं से भी उसने चोरी की हो। 2014 में मोदी जी ने भाषण दिया था, मैं काले धन को खत्म कर दूंगा, मैं काले धन की लड़ाई जीतूंगा। और आज की इस चर्चा पर और बातचीत करेंगे हमारे साथ हिंदुस्तान टाइम्स से पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा जी। विनोद जी, स्वागत है आपका। राष्ट्रपति के भाषण पर कई चर्चाएं हुई हैं, लेकिन आज जिस तरीके से हमलावर तेवर राहुल गांधी के दिख रहे थे, किस तरीके से आप देखते हैं जो तथ्य और जिस शब्दावली के साथ वो आज हमला कर रहे थे? देखिए, जो बजट आया अभी उसमें सरकार ने अपने केंद्र बिंदु पे किसानों को रखने की कोशिश की है। उस पर कुछ लोगों ने सवाल उठाए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि केंद्र में किसानों को रखने की कोशिश की है और गरीबों के साथ अपने आप को जोड़ने का एक अटेम्प्ट किया है। और उसके चलते जो राहुल गांधी का पहला आरोप इस सरकार पे था कि ये सूट और बूट की सरकार है, उसको डाइल्यूट करने की कोशिश सरकार ने की। अब जब मोशन ऑफ थैंक्स पे प्रेसिडेंट की स्पीच पे जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है दोनों सदनों को मिला के, वो सरकार की पॉलिसीज़ पे उनकी क्या प्रपोजल्स हैं, उनकी क्या पॉलिसीज़ है, उसकी क्या इच्छा है, उस पर एक व्याख्यान होता है। और उसके जवाब में जब विपक्ष खड़ा होता है तो जाहिर है कि विपक्ष जो है उस क्लेम को तार तार करना चाहता है। तो आज जो फेयर एंड लवली वाला जुमला राहुल गांधी ने इस्तेमाल किया, मैं समझता हूँ कि वो सूट और बूट को सब्स्टिट्यूट किया है या उसको कंसोलिडेट किया है, उस इंप्रेशन को कंसोलिडेट करने की कोशिश की है। लेकिन इसके अलावा मैं समझता हूँ कि मनरेगा पे जो उनकी टिप्पणी थी और जो पाकिस्तान के साथ प्रधानमंत्री ने पहल की उस पे जो उनकी टिप्पणी थी, तो इस सब के चलते और ख़ासकर उस परिप्रेक्ष्य में कि कल हिमाचल की सरकार ने कहा कि वहाँ जो पाकिस्तान के साथ मैच होना है उसको नहीं चाहती कि वहाँ हो, क्योंकि वहाँ पर जो पठानकोट में हादसा हुआ और बगल में ही पठानकोट है धर्मशाला के, तो उसमें हिमाचल के जवान जो थे, हिमाचल प्रांत के जवान, उसमें उनकी जानें गई थी, उनको शहादत मिली थी। तो मेरा ये मानना है कि एक कश्मकश चल रही है आज के दिन सरकार और विपक्ष के बीच में कि कौन गरीबों का, पिछड़ों का और दलितों का बड़ा हामी है, बड़ा दोस्त है जी। और उसी संदर्भ में राहुल गांधी की स्पीच हमको देखनी चाहिए। वो जिस तरह से उन्होंने वो स्पीच दी उसमें मैं समझता हूँ थोड़ा सा ह्यूमर भी था, उसमें कटाक्ष भी था और उसमें एग्रेशन भी था। और अब देखते ये हैं कि प्रधानमंत्री जब अपना जवाब देते हैं, जब पूरी चर्चा हो जाएगी उसके बाद या इंटरवीन करेंगे जैसा भी उनको सहूलियत होगी, तो फिर उन दोनों भाषणों को मिलाकर एक अच्छा आकलन हो सकता है जी। एक और दूसरा सवाल, जिस तरीके से किसान फोकस्ड इस बजट को कहा गया और ऐसा लगा जो रणनीति है बीजेपी की सरकार की कि छोटे दलों को इसके ज़रिए साथ लेने की कोशिश, लेकिन आज जब चर्चा दोनों ही सदनों में देखी गई, वहाँ पर दोनों ही सदनों में छोटे दल भी सरकार के इस नई पहल की धज्जियाँ उड़ाते नजर आ रहे थे ज़्यादातर। क्यों ऐसा है? क्या सरकार यहाँ पर भी कहीं कोई चूक होती दिखी या फिर आंकड़ों के लिहाज से कमज़ोर दिखी? देखिए, बात यह है कि स्कीम्स तो बहुत सी हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि अब जैसे कि एक बहुत बड़ा वादा इस सरकार का है कि 5 बरस में दुगनी हो जाएगी किसान की जो आमदन। अब उस पर बड़े बड़े सवाल उठे हैं और अर्थशास्त्रियों ने सवाल उठाए हैं कि अगर उसकी आमदन दुगनी होनी है तो फिर एग्रीकल्चर ग्रोथ जो है वो 12 से ऊपर होनी पड़ेगी, और वो एक इम्पॉसिबिलिटी माना जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि इट इज़ एन इम्पॉसिबिलिटी कि भाई आप 5 बरस में उनकी जो आमदन है उसको दुगना कर देंगे। तो देखिए, बजट का जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको लोग जब बारीकी से पढ़ते हैं तो उसमें से बहुत सी चीज़ें निकलती हैं, कुछ अच्छी निकलती हैं और कुछ ऐसी निकलती हैं जिनकी उपेक्षा की गई है, लेकिन वो भी अहम चीज़ें होती हैं इस लिहाज से कि बजट अच्छा है या बुरा है। तो आने वाले 2-3 दिनों में और मैं समझता हूँ खुलासे होंगे, और खुलासे होंगे। इरिगेशन पे जो एलोकेशन किया है उस पर भी सवाल है कि वो पैसा पर्याप्त नहीं है, लेकिन उसी तरह से मध्यम वर्ग के लिए जो पैसा दिया गया, खासकर जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है उस पे जो 40-60 का डिवीज़न करके और उस पर कर लगाने की जो बात है,
उस पर एक बड़ा बवाल है। देखना यह है कि जब बजट पे भाषण होता है और उसके बाद सरकार जो है क्या उसको प्रस्ताव को वापस लेगी या उस पर पुनर्विचार करेगी, क्योंकि ये प्रस्ताव जो है मेरे लिहाज से एक विरोधाभास है कि एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि 50,000 रुपये का आपको टैक्स रिबेट मिलेगा अगर आप पहली बार कोई मकान खरीद रहे हैं तो, लेकिन उस मकान के लिए ज़्यादातर जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं जो सीड मनी चाहिए होती है वहीं से वो प्रोविडेंट फंड से निकालते बिल्कुल, हैं। लेकिन उस पर संकेत ये दिए हैं जो सरकार की ओर से मिल रहे हैं कि शायद इससे रोलबैक किया जाए। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए मुझे आपका। और अब बढ़ते हैं दूसरी आज की एक बड़ी अहम खबर की ओर। देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को आज जमानत मिल गई। उसे 10-10 हज़ार रुपये के 2 मुचलकों पर जमानत दी गई है। कोर्ट ने कन्हैया से जांच में सहयोग करने को कहा है। साथ ही ये भी हिदायत दी कि वो जमानत के लिए रखी गई शर्तों का उल्लंघन नहीं करें। कन्हैया पर 9 फरवरी को जेएनयू परिसर में एक कार्यक्रम में देश विरोधी नारे लगाने के आरोप हैं और उसके बाद 12 फरवरी को पुलिस ने जेएनयू से गिरफ्तार किया था। हालांकि कन्हैया देश विरोधी नारे लगाने के आरोपों से इनकार करता रहा है। कोर्ट ने कहा है कि हम सिर्फ 6 महीने की बेल दे रहे हैं इसको, कन्हैया को, और इस बीच में उसके ऊपर नियंत्रण रखे, उसके पैरोकार उसके ऊपर नियंत्रण रखे और ये भी अंडरटेकिंग दे कि वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में पार्ट नहीं लेगा। और 6 महीने इन्वेस्टिगेशन चलेगी, उसके बाद और क्या तथ्य आते हैं उसके बाद कोर्ट देखेगी। तो कोर्ट ने आज कन्हैया को जमानत दे दी। इस पर और बातचीत करेंगे हमारे साथ हिंदुस्तान टाइम्स के लीगल एडिटर सत्यप्रकाश। स्वागत है आपका। सबसे पहले जो आज जमानत मिली है, क्या कुछ उसके पीछे शर्तें या फिर जो प्रावधान वो अदालत ने रखे? देखिए, अभी तुरंत कुछ देर पहले ये आदेश आया है और ये अंतरिम जमानत है और अदालत ने उनको 10,000 रुपये मुचलके के रूप में जमा करने के लिए कहा है, निजी मुचलका। बाकी चीज़ें अभी धीरे धीरे सामने आएंगी, चूँकि अदालत का जो आदेश है वो अभी हमारे पास नहीं है। लेकिन ये इतने दिनों से जो एक तरह का कहें कि ये जो कुछ चल रहा है उस पर एक तरह से पटाक्षेप हो गया है और अब जो पुलिस की जो कार्रवाई है उसमें जांच होगी और जांच के बाद जो चार्जशीट फाइल करने की बात है वो होगी, अनलेस कि वो बीच में कोई इस तरह का मुकदमा दायर करे जिसमें कि जो FIR है उसको ही समाप्त करने की बात की जाए। अभी ये साफ़ नहीं है कि उनकी जो लीगल टीम है उसके आगे की रणनीति क्या होगी, लेकिन जहाँ तक अभी की बात है कन्हैया को बेल दे दिया गया है और उसके बाद जो बाकी 2 अभियुक्त जो इनके साथ गिरफ्तार किए गए थे, उमर खालिद और अनिर्बन भट्टाचार्य, इनके बारे में अभी यह है कि वो जुडिशल कस्टडी में है। इसके बाद हो सकता है उनके लिए भी इसी तरह की अर्जी आए, क्योंकि अब जांच चल रही है, मामला कोर्ट में है। आगे का जो एक्शन है, मैं कहूँ जांच की दिशा में, वो किस तरीके से आगे बढ़ता है? क्योंकि ज़मानत के बाद कुछ लोग ये शायद महसूस करने लगे या धारणा सामने आने लगे कि इसके साथ केस खत्म होता है या फिर तमाम जो पुलिस के सबूत थे वो खारिज कर दिया अदालत ने। वाकई ऐसा नहीं है। कोर्स क्या होगा आगे का? देखिए, एक चीज़ तो कल ही साफ़ हो गई थी, चूँकि पुलिस ने ये कहा था कि हमारे पास कोई वीडियो एविडेंस नहीं है और जिस तरह से अदालत ने सवाल पूछे थे पुलिस से, उससे ये लग रहा था कि अदालत शायद इनको जमानत दे देगी। तो इसलिए इस बात का एक तरह से कहें कि एक इस तरफ इशारा था कि शायद बेल मिल जाएगी, संकेत मिल गया था। संकेत मिल गया था। लेकिन जो पुलिस ने ये कहा है कि हमारे पास वीडियो एविडेंस नहीं है लेकिन और अन्य तरह के साक्ष्य हैं। अन्य तरह के साक्ष्य क्या है, उसमें कुछ बयानात हैं और क्या एविडेंस है ये पता नहीं है। और बाकी के जो एक्यूज्ड जो हैं, जो 2 अनिर्बन भट्टाचार्य और उमर खालिद, इनसे क्या बयान दर्ज हुआ या कन्हैया ने क्या बयान दिया है, ये अभी तक साफ नहीं है। ये जब अदालत में चीज़ें जब रखी जाएंगी तब ये पता चलेगा। लेकिन जो पुलिस ने अब तक जो कुछ कहा है उसमें एक चीज़ मुझे जो लगता है कि जांच अभी जारी रहेगी, क्योंकि पुलिस ने ये कहा है हमें ये जांच करनी है कि इसमें कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। क्योंकि इनको अंदेशा ये है कि कोई बड़ी साजिश के तहत जो हिंदुस्तान में जो विश्वविद्यालय हैं उसमें किसी तरह का ये कहें कि सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की, ये पुलिस ने कहा है। तो ये वजह है कि हो सकता है कि जांच अभी थोड़े दिन और चले, लेकिन असली चीज़ तब सामने आएगी जब पुलिस की चार्जशीट फाइल होगी, अगर उसके पहले FIR क्वाश नहीं हो जाता। लेकिन इस अब तक की जो मैं कहूँ कि अदालत में सुनवाई हुई और जो पुलिस का बयान है उसका आधार पर यह कहा जा सकता है प्रकाश की जो वीडियो एविडेंस की बात हो रही थी और जिनको कई मीडिया चैनलों में दिखाया भी गया, उनमें से कई खबरें ये भी आई कि उसमें से 7 में से 3 टेप डॉक्टर हैं, इस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं। कितनी सत्यता है और क्या असल है इसके पीछे? चूँकि पुलिस ने ये कहा ही नहीं कि हमारे पास वीडियो एविडेंस है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि उसमें जाने की ज़रूरत है। वो कुछ TV चैनल्स ने दिखाए थे,
कुछ वीडियो क्लिप्स, कुछ ने ये कहा कि ये गलत है। और उसके अलावा दिल्ली सरकार ने अपने तरफ से कोई वीडियो भेजा था किसी फॉरेंसिक लैब को। मैं समझता हूँ उसकी कोई मान्यता नहीं है, चूँकि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जहाँ ये कह रही है कि हमारे पास है ही नहीं, तो उस पर कोई बहस करने का, हो सकता है स्टूडियो में बहस करने के लिए वो चीज़ अच्छी हो, लेकिन उसका कोई केस पे कोई असर नहीं होने जा रहा है, क्योंकि पुलिस कह ही नहीं रही कि मेरे पास कोई वीडियो एविडेंस है। तो इसलिए वो उसको मेरे ख्याल से केस के हिसाब से वो उसका कोई मायने नहीं रहता। बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश, पूरी बातचीत के लिए आपका। तो फिलहाल इतना ही, वक्त ब्रेक का है। What are the big ideas behind the budget? The government must spend more, but the government must not raise taxes. Now, these kind of contradictions can only appear in columns. They can't come in the actual budget. But you had to make an all-out effort to stick to fiscal discipline. What's the economic philosophy of the NDA government? The first area is exports. The second area is the agrarian sector and low rural demand. The third, the banks have to be strong enough in order to support growth. Hear it from the finance minister himself. Watch Spotlight on Arun Jaitley tonight at 9:15 p.m. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि एयरसेल मैक्सिस करार में दोषी पाए जाने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। लोकसभा में एयरसेल मैक्सिस डील मुद्दे पर आज चर्चा हुई। कांग्रेस और वाम दलों ने इस पर आपत्ति जताते हुए वॉकआउट किया। लोकसभा में बुधवार को AIADM के सदस्यों ने एयरसेल मैक्सिस सौदे में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का मुद्दा उठाया। नियम 193 के तहत चर्चा के जवाब में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं और आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग की जांच भी जारी है। The three acts in this case involved are the Income Tax Act, the Foreign Exchange Management Act, and the Prevention of Money Laundering Act, under which cases are made out, then action as per law will be taken. Nobody, and I underline the word nobody, however important he is, would be spared if he is found to be prima facie guilty. इससे पहले AIADM के और BJD समेत कई दलों के सदस्यों ने एयरसेल मैक्सिस सौदे की CBI जांच की मांग की। The Prime Minister should order CBI and ED to have impartial, transparent inquiry, confiscate their illegal assets and prosecute them immediately without any further delay. Why CBI and ED is not filing charge sheet on the culprit who have done such type of money laundering? More than 14 countries, including British Virgin Islands. कांग्रेस, TMC और लेफ्ट समेत कई विपक्षी दलों ने एयरसेल और मैक्सिस सौदे पर चर्चा का विरोध किया। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट भी किया। This matter is pending in the court and it is adjudication, it is a tribunal, and this is as per law. You can't discuss when all you have made these rules and you yourself are violating and government is violating. एयरसेल मैक्सिस सौदे में CBI पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन समेत दूसरे आरोपियों और कंपनियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर चुकी है। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। असम में बीजेपी और असम गण परिषद मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। दोनों पार्टियों ने इस पर फैसला किया है। असम गण परिषद के अध्यक्ष प्रफुल्ल कुमार महंत और असम बीजेपी के प्रभारी सर्बानंद सोनोवाल ने आज इसका ऐलान किया। इससे पहले असम गण परिषद के नेताओं ने आज दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। बीजेपी बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से भी बीजेपी पहले ही गठबंधन कर चुकी है। एजीपी और बीजेपी दोनों पार्टियों ने ये तय किया है कि अगले चुनाव एक साथ लड़ेंगे। हमारा लक्ष्य है कि असम को बचाना है और असम का सबसे बड़ा जो दुश्मन है कांग्रेस और AIADF दोनों को हराकर असम में असम की लोगों को बचाने के लिए, उनके हितों के लिए, उन्नति के लिए हमें सरकार बनानी है। कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF पर टैक्स लगाने के प्रस्ताव को आंशिक रूप से वापस लिया जा सकता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट में इसका संकेत दिया। उन्होंने कहा कि बजट पर चर्चा के दौरान वो इन चिंताओं का जवाब देंगे। राज्यसभा टीवी के कार्यक्रम स्पॉटलाइट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने
ईपीएफ पर टैक्स लगाने से जुड़ी चिंताएं भी दूर की। उन्होंने कहा कि इसका मकसद भारत को पेंशन समाज में बदलना है, ताकि पीएफ की सारी रकम लोग खर्च नहीं करें बल्कि उसे फिर से निवेश भी करें, जिससे उन्हें आय होती रहे। हालांकि ट्रेड यूनियनों समेत विपक्षी दलों की नाराजगी के बाद उन्होंने इस पर विचार करने का भी भरोसा दिया। The object really was to encourage India for private sector employees who don't have a pension, that this corpus must be used partly for their obligations and partly to make it a pension society. The object really is not revenue or anything. And therefore, when I've seen the sentiment, in fact, that's one area of the budget on which an alternate view is being expressed. So when it comes up for discussion in Parliament, I am going to address this issue. राज्यसभा में भी प्रश्नकाल के दौरान ये मामला उठा। सीपीएम सांसद तपन कुमार सेन ने कहा कि ईपीएफओ के स्टेक होल्डरों ने टैक्स लगाने पर कभी सहमति नहीं दी थी। I personally attended all the stakeholders meeting, and at no point of time stakeholders ever agreed to taxing the provident fund at the time of withdrawal. वित्त मंत्री की तरह श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने भी कुछ इसी तरह के संकेत दिए। That EPF taxation already I have told him, but the stakeholders, we are under the discussion, sir. The many stakeholders are there, but stakeholders, we are under the discussion. Now I can't reveal many things, but our government is considering all aspects. इससे पहले सोमवार को वित्त मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी कर टैक्स प्रस्तावों को आंशिक रूप से वापस लेने का संकेत दिया था। भारतीय मजदूर संघ समेत कई ट्रेड यूनियन इस कदम का विरोध कर रहे हैं। रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के सफर में इतना ही। नमस्कार।